हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज हम एक ऐसे ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं जो मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि इनसे बात की जाए और फाइनली हमारा एक्सचेंज हुआ व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने वक्त निकाला। जैगम खान साहब मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनके तबसरे से एनालिसिस राइटिंग्स बोथ इन पेपर्स एंड उनका जो एनालिसिस होता है टेलीविज़न या मीडिया पर मैं बहुत सीखता हूँ। तो आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होगी। लास्ट वीक जाहिद हुसैन साहब भी थे, उनसे भी मैंने अपने करियर में बहुत कुछ सीखा है। तो ये दो एपिसोड्स ऐसी हैं जिन पे मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जहाँ इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी है वहाँ इन दो लोगों से बात करना बड़ा ज़रूरी बनता था। तो जैगम साहब, पहले तो वेलकम टू पाकिस्तानमी और शुक्रिया बहुत बहुत आपने आज वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जैर। इट्स लाइक वाइज, मैं भी आपके जो पॉडकास्ट हैं उसको देखता रहता हूँ, लर्न करता रहता हूँ। इट्स वंडरफुल पास का पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। तो सर एंड शुरू थैंक यू। करते हैं। शुरू करते जी। हैं आज या इस हफ्ते के माहौल से। मैं चाहूँगा हमारी कॉन्वर्जेशन आगे जाके थोड़ा जूम आउट करे। लेकिन क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान में हेडलाइंस की कमी तो होती नहीं है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था हमारी कॉन्वर्जेशन की, तो एक माहौल था कि पीटीआर एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्फ्रंटेशन जो है वो एक हाइटेंड लेवल पे जा चुकी है। आज प्रोटेस्ट की कॉल भी थी, उस पे भी आपका व्यू और पर्सपेक्टिव चाहूँगा मैं। और मैं कल जो है वो थोड़ा इंडिया की सियासत के ऊपर एक दो कमेंट्स पढ़ रहा था और देख रहा था। तो वहाँ उनके एक एनालिस्ट हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा, राम मनोहर लोहिया का एक कोट उन्होंने कहा जो मुझसे रेजोनेट किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, कि जब सड़क सुनसान हो जाता है तो पार्लियामेंट जो है वो बेमायनी एक तरह से हो जाती है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है और वो जो है बात आगे नहीं बढ़ती। वो राम मनोहर लोहिया का मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि तो पाकिस्तान में हो रहा है, पार्लियामेंट हमें पता है सिलेक्टेड है, एक पार्टी है जो सड़क पे आने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके लीडर्स जेल में हैं, रिप्रेशन का माहौल है, फायरवॉल की बातें हो रही हैं। आप कैसा देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को, जो कि लोग सोच रहे थे मेरे नज़दीक गलत, कि इलेक्शंस के बाद एक क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरे नज़दीक तो वो बढ़ता रह रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए उधर क्राइसिस जो है ये इतना बड़ा क्राइसिस है और इतना बुनियादी क्राइसिस है कि ये आसानी से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि ये क्राइसिस जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की अलीट के दरमियान में है। इस पर मेरे ख्याल है आगे चल के हम तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन फिर ऐसे माहौल के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे पॉपुलर है, जिससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं बहुत डिसएग्री करता हूं, लेकिन बहरहाल अवाम की अपनी मर्जी है, उनकी चॉइस है, जो बाय फार द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, नो लॉन्गर जस्ट विद द मिडिल क्लास बट आल्सो विद द वर्किंग क्लासेस, उसके लिए इंतहाई एक रिप्रेसिव माहौल है। तो एक तरफ तो वो पार्टी है बीइंग परसिक्यूटेड, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी इस वजह से नहीं है कि जिस इलेक्शन के सर पर वो सवार होकर आई है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, और लेजिटिमेसी इस वजह से भी नहीं है क्योंकि वो कस्टोडियन है या फ्रंट है एक हाइब्रिड रजीम का, एक हाइब्रिड गवर्नमेंट का, और उसको देखा जाता है एज फेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। और जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है इसका मतलब होता है कि अवाम के हक के हुकूमत, हक के हाकमियत की डिनाइल। तो इस माहौल में कन्फ्रंटेशन जो है उसको फिर मजीद जो कैटलाइज कर रहे हैं वो पाकिस्तान के माशी हालात हैं। तो एक तरफ पॉलिटिकल रिप्रेशन है, जो ह्यूमन राइट्स की डिनाइल है जो बढ़ रही है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक क्राइसिस है जो मजीद खराब से खराब तर हो रहा है। ये तो है हमारी ओवरऑल सिचुएशन। तो अब उसमें जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इसका हल ये समझ रहा है कि जो पॉपुलर पार्टी है उसको मजीद रिप्रेस किया जाए। पहले तो बात है कि इलेक्शन से पहले का एक पीरियड था जिसमें थोड़ा सा, बल्कि इलेक्शन से पहले के पीरियड में तो फुल एक रिप्रेसिव एनवायरनमेंट था। शायद ही कोई लीडर हो जो बाहर हो, लीडर्स को पकड़ा गया तो उनको कन्वर्ट किया गया, जेलों में डाला गया। एक मुसलसल हम देख रहे थे कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, और तकरीबन जो पार्टी है इट वाज एम्प्टीड ऑफ इलेक्टेबल्स।
तो एक बड़ी पार्टी को मेरे ख्याल इससे बड़ा नुकसान नहीं किया जा सकता कि उससे आप इलेक्टेबल सारे निकाल लें, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल कथा सिस्टम कलावी को। माफ, जस्ट फॉर द ऑडियंस, डेटा के हिसाब से कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, पीटीआई के जो रहनुमा पंजाब से बिलखुसूस जीते थे तकरीबन 80%। ये लम्स की रिसर्च है, मैंने इस पे पॉडकास्ट भी पहले बहुत पहले की थी। 80% वो लोग थे जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। तो उसकी स्ट्रैटेजी भी यही थी जो आप भी हिंट कर रहे थे कि जब आप पार्टी से इलेक्टेबल निकाल लेंगे तो शायद वो इलेक्शन में परफॉर्म ना कर पाए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम जिस तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को देखते थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल मशीन पाकिस्तान में काम करती है, तो वो मेनली पेट्रिज सिस्टम के जरिए था। तो इसमें इलेक्टेबल वो सियासतदान था हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के हवाले से जिसकी अपनी जेब में भी वोट होते थे, और जब उस वोट में पार्टी का वोट ऐड हो जाता था तो वो जीत सकता था। यानी वो खाली अपने वोट से भी नहीं जीत सकता था, लेकिन पार्टी उसके बगैर भी नहीं जीत सकती। ये लार्जली अक्सर कॉन्स्टिट्यूंसीज में था। तो ये समझा जाता था कि इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन में बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो उनसे इलेक्टेबल छीन लिए गए अलोंग साइड अदर थिंग्स, मिसाल के तौर पर उनका सिंबल भी लिया गया। तो उसके बाद तासुर तो यही था, अंडरस्टैंडिंग तो यही थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी यही थी कि इतनी बड़ी जो चीजें की गई हैं उसके बाद इस पार्टी का क्या बनेगा। लेकिन शायद उस पर यह बहुत बड़ा एहसान किया गया कि इलेक्टेबल्स के बगैर उसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसका मतलब है उसने बराह रास्त वोटर के साथ ऐसा ताल्लुक बना लिया और ताल्लुक का मुजाहरा कर दिया कि इसे इलेक्टेबल्स की भी जरूरत नहीं है, जो जाहिर है हुकूमत के खिलाफ गई। तो उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि उस तमाम माहौल में जब ये काम हुआ, हुकूमत बन गई एक टेंटेड इलेक्शन के बाद, तो थोड़ा सा माहौल को ओपन अप किया गया, जरा स्टीम वॉल्व को खोला गया। जो लोग इलेक्टेड हुए थे उनको असेंबलियों में आने दिया गया। केपी में तो हुकूमत को शायद रोका ही नहीं जा सकता था, इट वुड हैव बीन टू डेंजरस। तो एक माहौल दिया गया, लेकिन शायद उस माहौल से वो जितना एक ओपन अप किया गया, काम बना नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ माशी हालात खराब से खराब तर होते गए। तो हुकूमत को जो है अपना फियर है वो बढ़ने लगा। तो उन्होंने फिर एक नई एक रिप्रेशन की जो कैंपेन है शुरू की, जो इस वक्त चल रही है, जिसमें पीटीआई पर बैन तक की बातें हो रही हैं, जिसमें आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं, नए मुकदमात की बातें हो रही हैं, May 9 के इंसिडेंट्स पर नए मुकदमात करने की बातें हो रही हैं। तो ये है ओवरऑल हमारा इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और या आप इसके साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी जोड़ सकते हैं कि ये इस वक्त की सिचुएशन है। अच्छा, इस पे एक चीज़ आपने जो बात की वो बराह रास्त अवाम से ताल्लुक जोड़ने की बात की, तहरीक इंसाफ की। और अगेन, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूँ इस पार्टी का। काफ़ी सारी इस पार्टी के पर्सपेक्टिव्स हैं, व्यूज़ हैं जिनसे मैं पर्सनली फंडामेंटली डिसएग्री करता हूँ। एक ज़माना था खान साहब जिस इदारे से मेरा ताल्लुक था, एटलांटिक काउंसिल, उस इंटरव्यू में तो उन्होंने खुला कह दिया कि हम आईएसआई को इस्तेमाल करते थे पार्लियामेंट में अपनी कोalition को जोड़ के रखने के लिए। तो मैं तहरीक इंसाफ में अपने दोस्तों से पूछता था कि आपको क्या लगता था कि आईएसआई वाले मिठाई लेके जाते थे आपकी कोalition को जोड़ने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब पार्टी जो है वो आइन की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद की बात करती है। आप इसे कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या ये एक ऐसी कन्वर्जन है पार्टी के अंदर, पार्टी के लीडरान के अंदर जो सस्टेन करेगी, या ये वही होगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हमने देखा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन जब वोट को इज्जत देने की बात आई फरवरी 8 को, तो मेरा तो व्यू था कि 9 तारीख को वो आके खुद दलेरी का मुजाहरा करके एक्सेप्ट करते अपनी डिफीट। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, अपने भाई को वजीर आजम बना दिया। तो वो जो नारा था वो नारा ही रह गया फिर एंड में। तो सर, मैं इस कन्वर्जन को ट्रस्ट नहीं करता। मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कन्वर्जन वाकई हुई है, कोई पीटीआई के थॉट प्रोसेस में चेंज आई है। क्योंकि उन्होंने कोई चीज एडमिट नहीं की है, कोई माफी नहीं मांगी है। अगर वो इस तरह करते तो अपने माजी के बारे में तो बात करते ना, जिस तरह बाकी पार्टीज ने किया था। लेकिन सवाल ये है कि एक पार्टी जो आपकी मेरी दोनों की राय में गालिबन एक पॉपुलिस्ट पार्टी है, और एक ऐसा लीडर जो पॉपुलिस्ट भी है, शायद कुछ लोग कहेंगे कि डेमागॉग है,
उसके मुकाबले में दूसरी पार्टीज जो हैं वो क्या अल्टरनेटिव पेश कर रही हैं, उनके पास क्या चीज है ऑफर करने को, वो क्या पॉलिसीज ला रही हैं, वो किस तरह के रिफॉर्म कर रही हैं, क्या उनके पास कोई अल्टरनेटिव है देने को, क्या वो खुद कोई अल्टरनेटिव है। अगर आप पीटीआई के राइज को आप देखें तो आपको बड़ा क्लियरली जो चीज लगती है कि जिस तरीके से 2008 के बाद जैसे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनपॉपुलर हुई बिकॉज ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस और लैक ऑफ परफॉर्मेंस, और जिस तरह जरदारी साहब की क़यादत में जो पीपल्स पार्टी थी उसका हाथ अवाम की नब्ज से उठ गया, खास तौर पे आउट ऑफ सिंध। सिंध की एक अलग ही दुनिया है, अलग गुफ्तगू उस पर कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में और केपी में खास तौर पर तो उतनी उतनी ही मकबूलियत पीटीआई को मिलती गई। यानी ये हुआ कि पीटीआई ने वो स्पेस विन की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छोड़ी थी। अब जब उसने वो स्पेस ली तो इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। इस्टेब्लिशमेंट खुद से पार्टियां बना के उनको मकबूल नहीं कर सकती, वो कैटलिस्ट कर सकती है, कैटलिस्ट के तौर पे कम कर सकती है, वो अपनी गेम्स खेल सकती है, लेकिन अगर वो खुद किंग्स पार्टीज बना के उनको सस्टेन कर सकती तो यकीन करें पिछले 40 साल में सिर्फ गुजरात के चौधरियों की मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग क्यों, वही हुकूमत कर रही होती, कोई पार्टी ना आई होती। तो उन्होंने एक सपोर्ट किया जो बहुत एक क्रूशल सपोर्ट थी, लेकिन उसके साथ फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसकी मकबूलियत भी लूज हुई, उधर से भी वोटर जो है वो पीटीआई के पास आया, और खास तौर पे जो यंग वोटर है, जो हर इलेक्शन में 2-2.5 करोड़ वोटर ऐड हो जाता है, वो ये समझते हैं कि उनके पास मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी की तरफ देखने को कुछ नहीं है। तो एक तरफ एक 21वीं सदी की पार्टी है, पॉपुलिस्ट पार्टी सही, एक ऐसी पार्टी सही जो 21वीं सदी की अच्छी पार्टी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपके पास 20वीं सदी की पार्टी, डायनेस्टीज है, और डायनेस्टीज विद इन डायनेस्टीज है, जिसमें कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है। आप जरा देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि किस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं पावर में, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पावर कहाँ जाती है, रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं। सबसे पहले फैमिली है, जो सबसे बड़े रिवार्ड्स हैं, बड़े ओहदे हैं, वो फैमिली को जाएंगे। उसके बाद उनकी बिरादरी है विच इज कश्मीरी क्लैन। उसके बाद लाहौर है। उसके बाद 5-6 जिलों का एक सर्कल है, और 95% जो ओहदे हैं वो तो यहाँ खत्म हो जाते हैं। पंजाब का 60% बजट जो है वो लाहौर में खत्म हो जाता है, एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। बाकी पाकिस्तान से अब वो बात करना ही भूल गए हैं। वो केपी के बारे में जिस तरह बात करते हैं उससे केपी के लोगों को मजीद इश्तियाल आता है। तो उसके मुकाबले में आप पीटीआई की जरा ज्योग्राफी देख लीजिए। अब तो खैर पीटीआई जो है वो सेंट्रल पंजाब में भी बहुत मकबूल हो गई है। तो पीटीआई, केपी, जनूबी पंजाब, कराची, वो एरियाज जिनको इन बड़ी पार्टीज ने बिल्कुल एक तरह से छोड़ दिया था, जिनको बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। तो ये ज्योग्राफिकल भी हकीकत है। अगर आप क्लासेस का एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि हमारी जो पढ़ी लिखी एक मिडिल क्लास है, उसका जो गुस्सा था उसको पीटीआई ने रिप्रेजेंट किया। अब ये वो क्लास है जो पहले हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का साथ दिया करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि ये लोग भी मिडिल क्लास से आते हैं। अब आते तो मिडिल क्लास से हैं, आने वाला दरवाजा मिडिल क्लास का होता है, लेकिन उनका बाहर निकलने वाला जो दरवाजा होता है वो अलीट का होता है। वो जब निकलते हैं तो वो और उनकी फैमिलीज जो हैं वो अलीट का हिस्सा बन चुकी होती है। बहरहाल एक इम्प्रेशन यही था उनमें कि दे बिलोंग टू अस एंड वी बिलोंग टू देम, और वो बड़ी उनमें मोहब्बत थी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने समझा कि अगर इन लोगों को हम पीटीआई के साथ जोड़ दें तो वी कैन हैव अ ग्रेट हाइब्रिड सिस्टम। लेकिन इशू ये हुआ कि एक तो वो क्लास भी जो स्टेट एलीट से एलियनेट हो गई, और दूसरा ये हुआ कि वर्किंग क्लास जो केपी से बाहर, केपी की तो वर्किंग क्लास भी बहुत पहले अब पीटीआई के साथ जुड़ गई थी, लेकिन पंजाब की वर्किंग क्लास भी, उसकी बड़ी तादाद, उसके एंगर को भी अब पीटीआई रिप्रेजेंट करती है। तो उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है,
लेकिन पीटीआई की खाली कामयाबियों को मत देखिए। हम जब बात करते हैं तो सिर्फ इमरान खान की या पॉपुलिस्ट बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया है, किस तरीके से जी उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को यूज किया है। मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा हमें देखने की जरूरत यह है कि नीड क्या है, आखिर वो क्या गैप है जिसको पीटीआई ने फिल किया है। कहाँ पे दूसरी जमातें जो हैं वो फेल हुई हैं, किस तरीके से दूसरी जमातों ने पाकिस्तान के अवाम को फेल किया है, उनकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, किस तरह से वो पीछे रह गई हैं अपनी लीडरशिप में भी, अपनी पॉलिसीज में भी, किस तरीके से वो इन डेमोग्राफिक से कट गई हैं। और वो समझती हैं कि सिर्फ पीटीआई की पिटाई लगा के वो मैदान को दोबारा हमवार कर लेंगी और वो 10 साल 20 साल पीछे चली जाएंगी। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एनी लॉन्गर। इस पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की ना कि दूसरी साइड का फेलियर देखना एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसे हम भूल जाते हैं। मैं आप जब बात कर रहे थे तो मैं पिछले 2 हफ्ते में जो अमेरिका में हुआ उसके बारे में सोच रहा था। आपने भी नज़र रखी होगी, ऑडियंस ने भी रखी होगी कि सदर जो बाइडेन फेल हो गए, नाकाम हो गए डिबेट के अंदर। डिबेट के बाद उससे पहले ही एक व्यू बन रहा था कि शायद वो जीत ना पाए, पॉपुलर नहीं है, कट चुके हैं अमरीकी अवाम के साथ, अपनी पार्टी की अवाम के साथ। तो पार्टी ने कहा कि आप कैंडिडेट वायबल नहीं है। पूरी एक मुहिम चलाई गई। एंड में जाके सदर बाइडेन ने उनकी ख्वाहिश, खुशी से तो उन्होंने नहीं मानी ये बात, लेकिन कहा कि मैं हट जाता हूं क्योंकि जीतना ज़रूरी है। और अगेन यही बात अमेरिका में, मैं वाशिंगटन में रहता हूं, तो बड़ी हम यहाँ कर रहे थे लोगों दोस्तों के साथ दोनों तरफ पार्टीज में कि जी अगर आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जमहूरियत के लिए खतरा है, तो अगर जमहूरियत के खतरे से को रोकने के लिए अगर आप इंसिस्ट ही कर रहे हैं कि जो बाइडेन रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर आप तो बिलीव ही नहीं करते ना कि वो असल खतरा है। अगर असल खतरा होता तो आप किसी और को आगे लेके आते जिसका चांस बेहतर होता, जिसका आवाम के साथ ताल्लुक बरकरार रहता। तो वो पार्टी ने कोर्स करेक्ट किया। और मैं आपकी बात से ही सोच रहा था कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, कोर्स करेक्शन हमें नजर नहीं आती। और मोर ऑफ्टन देन नॉट हम इस बात को भूल जाते हैं। अनदर एग्जांपल इज के यहाँ अमेरिका में कुछ हफ्तों पहले कांग्रेस की रेजोल्यूशन पास हुई, उस पर बड़ा शोर शराबा हुआ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सिफारतकारी नाकाम हो गई, एम्बेसी प्रो पीटीआई है। तो मेरा सवाल अपने इस्लामाबाद में दोस्तों से या रावलपिंडी में दोस्तों से यही होता था कि जी आप अगर कहते हैं कि पीटीआई जो है वो मुतहर्रिक है, अमरीकी कांग्रेस के अंदर नुमाइंदों के साथ बातचीत कर रही है, तो किसी ने रोका है दूसरी पार्टीज को जाके लॉबी करने से? किसी ने रोका है दूसरी पार्टीज को अपना नुक्ता नज़र बयान करने से? आप क्या चाहते थे कि एम्बेसी वाले क्या करें, पाकिस्तान के सिफारतकार क्या करें, धमकी दें डायस्पोरा को? कांग्रेसमैन को जाके क्या ऑफर आपने की जो कि वो रेजोल्यूशन पास ना करें? तो उसमें भी ये बात हम भूल जाते हैं कि जी किसी और ने तो पीपल्स पार्टी या नून लीग या किसी और को नहीं रोका कैंपेन करने से। तो आई वांटेड टू जस्ट अंडरलाइन दैट पॉइंट, ये जो है कि हम भूल जाते हैं कि ये 20वीं सदी की डायनास्टिक पार्टी है जो अब कनेक्ट नहीं कर रही। और उस पर हम वापस आएंगे कि इसके सिस्टमैटिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। लेकिन मैं अब इलीट की तरफ जाना चाहता हूं, जो आपने एक और पॉइंट रेस किया कि ये इस्टेब्लिशमेंट यूजुअली अमूमन तौर पे पाकिस्तान में लोग सिर्फ फौज को समझते हैं, लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, बिग बिजनेस भी है, पॉलिटिकल क्लास भी है, जुडिशरी भी है। अब इस एलीट के अंदर भी हमें एक लड़ाई जो है मेरे नज़दीक इकोनॉमिक रेंट्स के डिवीजन की वजह से नज़र आ रही है। आई वुड लव योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस एज वेल। लेकिन जो मेन इंस्टीट्यूशनल बैटल इस वक्त नज़र आ रहा है वो एक बार फिर जुडिशरी और फौज है, जहां काजी फाइज ईसा साहब अमूमन जो 2-3 हफ्ते से बात चल रही है कि अपने मेजॉरिटी हार चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप इसे कैसा देख रहे हैं, ये जो इंट्रा एलीट बैटल है और इंस्टीट्यूशनल ये जो दरार अब आ गई है जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ये कितना बड़ा इशू है इस वक्त? उजैर, ऐसा करते हैं कि पहले हम जरा अलीट पे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए दिलचस्पी का ये बात होगी, और इस पर उस तरह से बात नहीं होती जैसे होनी चाहिए थी। अलीट का वर्ड बहुत यूज होता है, लेकिन इसको जरा खोलने की कोशिश कम की जाती है, और मैं समझता हूँ इसमें कुछ सेंट्रल पॉइंट्स हैं। देखिए, अलीट जो है, जब हम अलीट को देखते हैं तो अलीट कुड मीन मैनी थिंग्स। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पावर अलीट की।
तो वो लोग जिनका फैसला साजी पर असर रसूख है, जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, और फैसले का मतलब है जो ये फैसले करते हैं कि ताकत कहाँ कहाँ जाएगी, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ जाएंगे, जिसमें उनकी अपनी जेब भी शामिल हो सकती है। उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है स्टेट एलीट का, वो लोग जो स्टेट की मुलाजमत करते हैं, उसमें मिलिट्री भी है, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी भी है, और हायर जुडिशरी भी है। ये लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद से मुसलसल सबसे ताकतवर रहे हैं, और जिसमें सिकंदर मिर्जा जैसे लोग भी थे, जिसमें गुलाम मोहम्मद जैसे लोग भी थे। एक तो ये लोग हैं। तो दूसरी पार्ट जो है वो है पॉलिटिकल एलीट का, जो बज़ाहिर अपनी ताकत जो है वो अवाम से लेते हैं, कहते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। और उनमें से एक बड़ी तादाद ट्रेडिशनली लैंडेड एलीट हुआ करती थी, या ट्रेडिशनल एलीट हुआ करती थी, जिनके बाप दादा परदादा असर रसूख रखते थे, नाम रखते थे। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो जिया दौर से उसकी शक्ल मुसलसल बदली है, क्योंकि जिया ने ये किया कि उसने बिजनेस को सियासत की तरफ मुंतकिल किया, कारोबारियों को सियासतदान बनाया, और सियासतदानों को कारोबारी बनाया। तो इस वक्त अगर आप देखें तो मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ी तादाद, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है हमारी पॉलिटिकल एलीट की, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट्स हैं। यानी ट्रेडिशनल एलीट में भी वो सस्टेन कर सके हैं, वो आगे निकल गए हैं, जिन्होंने साथ में क्रोनी कैपिटलिज्म की है, वो बिजनेसेस किए हैं जो क्रोनी सेक्टर के हैं, स्टेट से माल बनाया है। फिर तीसरा हिस्सा जो है हमारे पास, वो उस बिजनेस का है जो मलिक रियाज की दुनिया है, जो रियासत के साथ मिलकर, जो हुकूमत के साथ मिलकर माल बनाते हैं। तो ये है हमारी बेसिकली पावर एलीट। अब हमारी जो पावर एलीट है, देखिए जो इशू है, जो सबसे हमने यहां से बात शुरू की, जो क्राइसिस है, वो ये है कि पाकिस्तान की एलीट का, पावर एलीट का, उन्होंने जो एक निजाम बनाया था, उन्होंने वो निजाम जो है वो टूट चुका है। यानी जो सोशल कंट्रैक्ट का लफ्ज हम इसके लिए यूज कर लेते हैं, यानी नॉट किताबी मानों में नहीं, बल्कि अमली मानों में। तो देखिए, एक सोशल कंट्रैक्ट तो वो था ना, जो 1947 से तकरीबन 1971 तक चला, जिसमें देयर वाज नो सोशल कंट्रैक्ट। लीड जो थी, इट वाज राइडिंग पीपल रफ शॉट। उन वो समझते थे कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर देन देयर इज ए शॉर्ट पीरियड जिसमें सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमत कर रही थी। आप कह सकते हैं कि देयर वाज आ सोशल कंट्रैक्ट। जिया के दौर में एक नया सोशल कंट्रैक्ट बना। वो सोशल कंट्रैक्ट था बिटवीन द एलीट, जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंड द मिडिल क्लासेस, क्योंकि मिडिल क्लास उभर कर सामने आ गई थी। एलीट ने कहा कि देखो, तुम्हें हम सब कुछ देंगे, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, तुम्हारी सड़क भी बनी होगी, तुम्हारी गली में जो है फैसिलिटीज भी होंगी, तुम्हें पाइप्ड गैस देंगे तकरीबन मुफ्त। तुम चाहे दिया सलाई भी जो है उसको इस्तेमाल ना करना, 24 घंटे भी चूल्हा जलाए रहो, तुम्हारा बिल तकरीबन जीरो होगा। बिजली तुम्हें सस्ती देंगे, डॉलर को हम सस्ता रखेंगे ताकि तुम गाड़ी सस्ती ले सको, तुम्हें फॉरेन का माल सस्ता मिल सके। लेकिन क्या होगा, तुमने हमें क्वेश्चन नहीं कहा। ये वो और जमाना फिर ये है, पैसे, आप अगर मैं रेफरेंस दे दूं लोगों को, क्योंकि ये वो जमाना है जब लोग इंडिया भारत में बैठ के कहते थे कि यार हमें तो एम्बेसडर गाड़ी मिलती है और आपके यहाँ तो मर्सिडीज चलाई जाती है, आप बड़ी तरक्की कर रहे हैं। जी, और एक तरक्की का एक तासुर था। अब पैसे कहां से आएंगे? पैसे दो तरीके से आएंगे। एक तो रेंटियर स्टेट के पैसे आएंगे, हम गैर मुल्कों की जंगें लड़ लेंगे, हम उनके खिदमत करेंगे, उनसे इमदादें लेंगे, अरबों से ले लेंगे, और उधार लेंगे, देखेंगे कब देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टैक्स नहीं करेंगे, मिडिल क्लास को टैक्स नहीं करेंगे, और जो क्रोनी सेक्टर है उसको तो करना ही नहीं है, वो तो खुद एलीट का हिस्सा है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे इस तरीके से आएंगे। दूसरे पैसे कहाँ से आएंगे, जो उससे भी अहम बात है, कि हम वर्किंग क्लास पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जैसे आज भी 2.5 करोड़ गरीब का बच्चा बाहर फिर रहा है, हम आपको अस्पतालों में अच्छी टर्शरी फैसिलिटी दे देंगे, अच्छा अस्पताल बना देंगे। तो हम गरीबों के स्कूल नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके लिए हम यूनिवर्सिटीज बना देंगे। तो हम रिसोर्स ट्रांसफर करेंगे, उनसे जमीनें छीनेंगे, आपके लिए हाउसिंग सोसाइटीज बना देंगे।
तो रिसोर्स ट्रांसफर गरीबों से मिडिल क्लास की तरफ, अमीरों की तरफ करेंगे और काम चलाएंगे। मेरी नजर में ये वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो जियाउल हक के दौर से अब तक, 1 साल पहले, 2 साल पहले, इस साल, आप जो भी गिने, चलता रहा। बट अब ये सस्टेनेबल नहीं रहा, क्योंकि फ्रंटियर स्टेट को देने वाला कोई नहीं बचा। उधार इतने एक्यूमुलेट हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप उसको सर्विस नहीं कर पा रहे, और कोई उधार आपको देने को तैयार नहीं है। आपको इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम तक महंगे सूद पर भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो अब मामला कहां पे आके पहुंचा है कि अब मिडिल क्लास से टैक्स लेना है। मिडिल क्लास को अब स्कूल तो खैर पहले भी नहीं दे सकते थे, उसको जो यूनिवर्सिटी दे रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसका बच्चा पढ़ के रोजगार हासिल कर सके। अस्पताल भी अब उसको प्राइवेट की जरूरत पड़ गया है। गैस भी अब आपने उससे इंटरनेशनल रेट से भी ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए, बिजली के खास तौर पर गैस भी बहुत ज्यादा जो है वो महंगी हो गई। तो रियासत जो है अब मिडिल क्लास को कुछ देने जोगी बची नहीं, और उससे डिमांड जो वो कर रही है, एक सैलरीड पर्सन से जो 10 लाख तनख्वाह ले रहा है, उससे कह रही है कि 4.5 लाख टैक्स में मुझे दे दो। नॉर्वे से कहा उससे टैक्स लगाना चाह रही है, और फैसिलिटीज जो है उसको थर्ड वर्ल्ड के बराबर भी देने को तैयार नहीं। तो दिस हैज ब्रोकन। और जो वर्किंग क्लास थी उसके लिए तो जिंदगी ही अजीरन हो गई, उसके लिए तो पेट भरना मुश्किल हो गया, पहले ही वो एज पर था। तब हुआ क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास थी, उसमें से जो प्रिकैरिएट थी, यानी मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के दरमियान, उसमें से तो कोई 1.5-2 करोड़ बंदा जो है वो गुर्बत में गिर गया। तो इस वक्त हमें यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास, एक पेज पर आ गए हैं। अब एक दूसरी तरफ भी एक पेज आ गया है। एक पेज तो इधर है ना, हुकूमत वाली साइड पे। अब दूसरी साइड पे एक अवाम का एक पेज बन गया है। ये वो सूरत हाल है जो हमें लेट 60s में नजर आई थी, जब वो पुराना सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, अगर हम उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह लें, उसके खिलाफ अवाम उठ खड़े हुए थे कि ये 40 घराने जो हैं ये पल रहे हैं, और सिर्फ जो जो रियासती अलीट है वो खा कमा रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हमने देखा तो उस वक्त मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो है वो इकट्ठी हुई थी। तो अब जो है दोबारा इट्स पीपल अगेंस्ट द अलीट। जो अलीट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगला पॉइंट जो आपका था, अगर आप उस पर मजीद रिफ्रेश करना चाहें तो यू आर वेलकम, कि हमारी जो अलीट है वो इस वक्त आपस की जंगें लड़ रही है, और बगदाद बना हुआ है जहां दरवाजे पर अवाम की फौजें आ पहुंची हैं, तातारी आ गए हैं, और ये आपस में मुनाजरे कर रहे हैं। अच्छा, एलीट पे जाने से पहले ये आपने बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और किस तरह टूट चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आप एक बात मैं ऐड कर देता हूँ कि अब वो एबिलिटी भी नहीं रही, क्योंकि कर्जे और रेंट नहीं मिल रहे जियो पॉलिटिकल, कि डॉलर सस्ता रख सकें, तो उसकी वजह से महंगाई भी जो है वो इरोड कर रही है मिडिल क्लास के परचेसिंग पावर को। लेकिन आपने ये जो सेम पेज की बात की, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एक तरह से इमर्ज कर रहे हैं ऑन द सेम ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या आपको लगता है सियासी नज़र पर, फिर मैं जुडिशरी की साइड पे और इंट्रा एलीट फाइट पे जाऊंगा, कि ये सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि अगेन, अगर मैं अपने ग्रेजुएट स्टडीज़ या किताबों का तारीख का हवाला देखूं, तो हमें नज़र आता है कि वो मुआशरे जहाँ ये कॉम्पैक्ट एक तरह से सस्टेन कर जाता है, वहाँ मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है पॉलिटिकल लेवल पर, और उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है। ये भी लोग पाकिस्तान में भूल जाते हैं कि मीनिंगफुल इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए पहले मीनिंगफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपके पास लेजिटिमेसी आएगी, पावर आएगा स्टेटस को चेंज करने का। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ क्राइसिस की वजह से एक पेज पर है और ये फिर फ्रे कर जाएगा कॉम्पैक्ट, या आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं जहां शायद ये जो इस वक्त यूनाइटेड हैं, एक तरह से सेम पेज पर हैं, ये सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म में? मेरे ख्याल में सस्टेन इसलिए नहीं कर पाएगा कि हमारी जो रियासती अलीट है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको कुछ अरसे के बाद कुर्बानी का बकरा कोई ना कोई चाहिए होगा। अब वो कुर्बानी का बकरा किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखना होगा। इस वक्त जो चीज इनको इकट्ठे रखी हुई है, एक तो जाहिर है ये बाहर का थ्रेट है, जिसको ये पीटीआई का थ्रेट समझ रहे हैं। ये पीटीआई का थ्रेट नहीं है।
ये अवाम का थ्रेट है, ये अवाम का गुस्सा है, जो चीज उनको समझने की जरूरत है। इस मसले को पीटीआई को रिप्रेस करके हल नहीं किया जा सकता। इस मसले को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही हल किया जा सकता है। इस मसले को आप मईशत को तब्दील करके और गवर्नेंस को तब्दील करके और पॉलिटिकली लोगों को साथ शामिल करके उनको हकूक देकर ही हल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अंडरस्टैंडिंग यही है कि इट्स इट्स द पीटीआई जिसने ये सारी मुसीबत क्रिएट की हुई है। तो पीटीआई क्योंकि इस वक्त सबके लिए मुश्तरका खतरा है, इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, और उसमें जाहिर है पीटीआई का अपना भी बड़ा एक कसूर है कि जिस तरीके का उसने खौफ का माहौल सबके लिए पैदा किया, जिस तरह की उसने इंतकामी सियासत पैदा की, उसने भी इनको इकट्ठा कर दिया है। तो वो जो एक एक रीजन है, उसने एक ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये इकट्ठे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि नाकामी का बाप कोई नहीं होता। अगर ये सिस्टम कामयाब हो रहा होता तो सब इसको ओन करने को तैयार होते, सब कहते हाँ जी हम भी हैं, हम भी हैं, हमारा भी है, मेरा भी है, वो जो हबीब बैंक का इश्तिहार चलता था ना, और हमारा भी तो है। लेकिन जब नाकामी होती है, जिस तरह की फेलियर होती है, तो उसका बाप बनने को कोई तैयार नहीं होता। तो मुझे नहीं मालूम कि जिस तरह की फेलियर आ रही है, जिस तरह हुकूमत इसमें मुसलसल फेल हो रही है, और जिस तरीके से अलीट इस हालत में भी अपने घर को सेव करने की कोशिश कर रही है, अपनी मुराद को जारी रखने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह के स्कैंडल्स बाहर निकल कर आ रहे हैं कि इस हालत तक पहुंचाने में उनका क्या रोल रहा है, और कैसे इस वक्त भी वो अपनी अय्याशियां उनको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद किस तरीके से ये आपस में सस्टेन रहेगा, एक तो ओवरऑल ये किस तरीके से चलेगा, कब तक चलेगा, क्योंकि इरप्शन का भी एक खतरा मौजूद है। तो मुझे मुझे डाउट है कि ये बहुत लंबे अरसे चल पाएगा। अच्छा, तो अब एलीट की तरफ डीप डाइव करते हैं। तीन आपने ग्रुपिंग्स बता दी। एक पब्लिक सर्वेंट एलीट है, ब्यूरोक्रेसी, सुपीरियर जुडिशरी और फौज। एक पॉलिटिकल एलीट है जिसका बड़ा हिस्सा अब क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर क्रोनी कैपिटल एलीट है जिसमें मलिक रियाज टाइप और बाकी जो हैं वो रेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टेट की मरात लेके, और उससे उन्होंने जी पैसा। एप्टमा शेप्टमा, जी जी, सारे एप्टमा, ये पूरे कार के पूरे माफिया, आई मीन ऑल जेम। सब। अब उसके अंदर मुझे आप ये ब्रेक डाउन दे रहे थे तो मुझे रोजीटा आर्मिटाज की किताब याद आ गई, बिग कैपिटल इन एन इक्वल वर्ल्ड। तो उसमें वो लिखती हैं उनकी रिसर्च के मुताबिक कि ये तो सारे शादियों की तरह जुड़े हुए भी हैं, इसके अंदर फैमिलियर फैमिली के टाइज भी बहुत हैं। वो एक पूरी एक अलग एपिसोड बन जाएगी जिस पे हम जा सकते हैं डीप। बट ये तीन ग्रुपिंग्स हैं एलिट्स की, और इसके अंदर सब ग्रुपिंग्स हैं ऑब्वियसली। इनकी लड़ाई इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं? कहाँ तक पहुंच चुकी है ये लड़ाई, और ये और कितनी आगे जानी है? क्योंकि मुझे तो हर बड़ी पार्टी में इंक्लूडिंग पीटीआई इन तीन ग्रुप्स की नुमाइंदगी नजर आती है टॉप लेवल पर। जुडिशरी के अंदर भी लड़ाई हो रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये सब के सब एक तरह से अपनी जो रेंट्स हैं उन्हें इस वक्त प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त जहां दूध के ऊपर टैक्स लगाया जाता है बजट में, उसी बजट के अंदर नेशनल असेंबली के एम्प्लॉयज़ को 3 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाती है। उसी बजट के अंदर एक्स्ट्रा लोन्स के लिए बजट दिखाया जाता है सरकारी लोगों के लिए। उसी बजट के अंदर 25% जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह बढ़ाई जाती है। कल परसों मैं देख रहा था कि पंजाब के अंदर कोई नई फॉर्चूनर्स या नई एसयूवीज का अप्रूवल आया है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब या किसी और को वो चीज़ें चाहिए, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। तो आप कहाँ जाता देख रहे हैं इस लड़ाई को? क्योंकि मेरे नज़दीक तो आई शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये लड़ाई रिसोर्सेज के ऊपर है, और क्योंकि अब रिसोर्सेज कम हो गई हैं तो लड़ाई की जो इंतहा है वो और अरूज पर है। और क्योंकि रिसोर्सेज कम होती जाएंगी तो ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। ये मेरा बड़ा सिंपलिस्टिक सा व्यू है, बट वुड लव योर थॉट्स ऑन इनकी लड़ाई है किस बात पे और कहाँ जाएगी। देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूं कि इस वक्त मसला ये हो गया है कि जिस वक्त मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि एलीट अपने रेंट्स जो है वो कम करे, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, नई पॉलिटिकल इकानमी को तरतीब दे, क्योंकि अब थिंग्स एज यूजुअल चल नहीं सकते। उस वक्त जब रेंट्स कम हुए हैं तो एक ज्यादा एक डेस्परेशन हम देखते हैं अलीट में आ गई है, और ज्यादा एक डेस्परेट तरीके से वो रेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे
ये लोगों में बिटवीन पब्लिक एंड द एलीट जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ गई है। अब जो इंटर एलीट टेंशन है, देखिए उसमें एक लेवल पर तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नजर नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कैसे आनी चाहिए थी कि कम से कम जो पॉलिटिकल एलीट है, और जो पॉलिटिकल एलीट में जो क्रोनी कैपिटलिस्ट एलीट है, वो तो लोगों से जुड़े हुए हैं ना, उनको एहसास सबसे पहले होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को एहसास होना चाहिए था कि यहां तक हम पहुंचे हैं इन शुगर मिलों की इकोनॉमी की वजह से। पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो हमने बर्बादी की है, तो हम भी उसके हिस्सेदार हैं। तो वो खड़े होते कि नहीं, हमने जितना कमा लिया कमा लिया, अब थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ी देर का नुकसान भी उठा लेते हैं, अब जरा ड्राइंग बोर्ड पर जाते हैं और जो स्टेट एलीट है उसको मनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्टेट एलीट के जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो रिटायर होकर चले जाते हैं ना। हमने तो डायनेस्टीज को चलाना है, ये सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा क्या बनेगा। अगरचे दूसरी तरफ पे जाहिर है वो इंस्टीट्यूशंस भी अपनी लॉन्जेविटी को सोचते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो आगे सस्टेन करें। लेकिन आपको वो पॉलिटिकल एलीट जो पावर में है, वो इस चीज पे आपको कन्फ्लिक्ट करती नजर नहीं आती कि अवाम से कुछ किया जाए। उनको अपने जो हिस्से हैं लेने की अब जो तरकीबें वो निकाल रहे हैं। अब देखिए 50-50 करोड़ एक एक लेजिस्लेटर को मिला है। 20% उसमें आप किसी से पूछें तो आपको बताया जाता है कि 20% उसमें जो है वो कमीशन होता है। और ये पहला साल है, 4 साल और भी पड़े हैं। किस किस तरीके से वो बना रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसको भी तो रोका नहीं गया। आपने बताया किसी पॉलिटिकल एलीट ने बजट बना के उनको भी माल दे दिया, और उनके जो दूसरे तरीके हैं रेंट सीकिंग के वो भी जारी हैं। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, वो तो जंगल के बादशाह हैं। वो जो कहेंगे हमें चाहिए तो वो उनको देना पड़ेगा। तो उस लेवल पर अगर आप देखें तो वो कन्फ्लिक्ट उस तरह नहीं है कि जिस तरह होना चाहिए था। क्योंकि कन्फ्लिक्ट अच्छी चीज भी होती है कि अगर ये कन्फ्लिक्ट एलीट में इस बात पे आ जाता कि पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये सिचुएशन है, आपस में झगड़ा करते तो उसके नतीजे में किसी आगे बढ़ने के रास्ते पर भी जाते। उन्होंने ये किया कि मजीद खींचो, इसी पाई को इस तरीके से काटो और उस तरीके से काटो। तो वो एलीट के अंदर मुझे उस तरह का कन्फ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो हमें थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट इंटर एलीट नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है थोड़ा सा बिटवीन जुडिशरी एंड द इस्टेब्लिशमेंट। अब उसमें देख सकते हैं कि कितना रिसोर्सेज का है, कितना रिसोर्सेज का नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं जो मेन अभी तक भी झगड़ा है दैट्स बिटवीन पब्लिक एंड द एस्टेब्लिशमेंट। और पब्लिक के एंगर को जो इस वक्त एक पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है वो पीटीआई है। लेकिन असल मसला पीटीआई नहीं है। पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो ठीक जगह पे ठीक वक्त पे मौजूद है, जिसके पास एक पॉपुलिस्ट लीडर है जो बहुत अच्छे तरीके से एंगर को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो लोगों को सड़कों पे ला सकती है, उस एंगर को एक एक्सप्रेशन दे सकती है, एक बड़ी हद से आगे तक जा सकती है, जो रेजोनेट करता है लोगों के एंगर के साथ। तो असल चीज लोगों का एंगर है। तो एक तो अलीट में मुझे आई डोंट नो, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे कन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं अलीट के अंदर। एक तो मुझे तो वो एक पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट भी नजर नहीं आ रहा जो जिसकी वजह से मामला आगे की तरफ जो है वो जाता नजर आए। और मुझे कोई नेगेटिव कन्फ्लिक्ट भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहा, अगरचे रिसोर्सेज के जो हसूल है, रेंट्स का हसूल है, वो एक बड़े डेस्परेट लेवल पे चला गया। नहीं, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, और मेरा पर्सपेक्टिव इसके अंदर जो है वो दो तरह से आई थिंक अग्रीज विथ योर्स। एक तो ये कि मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ कि मिडीवल दौर में मुगल सल्तनत पे चले जाएं या दिल्ली सल्तनत पे चले जाएं या अशोका की रियासत पे चले जाएं, हम अब हमारे खत्ते की बात कर लेते हैं ना, बाकी यूरोप यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्पायर के, सल्तनत के, बादशाहत के दो खतरनाक नुमाइंदे होते थे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या रीजन के अंदर। एक तो ऑब्वियसली मिलिट्री कमांडर होता था, दूसरा होता था टैक्समैन। अब अगर बादशाह कह दे या रूलर कह दे कि भाई मुझे टैक्स चाहिए क्योंकि जंग पे जाना है या किसी और चीज़ के लिए चाहिए, कुछ और चीज़ बनानी है, तो टैक्समैन जाता था एलीट से बात करने कि जी इस दफ़ा जो है वो बादशाह साहब ने कहा है कि टैक्स ज़्यादा दें। अच्छा जी, अगर आप नहीं देते तो पीछे आर्मी कमांडर आ रहा है,
तो वो आपसे इकट्ठा करेगा फिर, या आपका सर जाएगा, या आपकी जो है तिजोरियां जाएंगी यहाँ से, आप डिसाइड कर लें। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मिडिवल एरा के अंदर भी गवर्नेंस इस तरह ही होती थी, जैसे आपने कहा कि एक परमानेंट स्टेट है, डायनेस्टी है उस जमाने के हिसाब से भी, जो कहती थी कि अपने आप को बचाने के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं और निकालो, नहीं निकालोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क। पाकिस्तान के एलीट जो है, रूलिंग क्लास, वो इतने भी सेल्फ सर्विंग नहीं है, लॉन्ग टर्म का इतना भी नहीं सोच रहे कि देयर ओन फ्यूचर इज एट स्टेक। तो वो वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, जिसकी वजह से स्टेटस को वी बोथ अग्री इज अनसस्टेनेबल। दूसरी चीज जो आपने क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की, उसके अंदर भी मुझे दूरअंदेशी नजर नहीं आती इस तरह से कि आपका जब पूरा मईशत का निज़ाम कोलैप्स कर रहा है, आपकी ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से नीचे आ चुकी है, वहां अगर आप कैपिटलिस्ट हैं, आपका काम क्या है? आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाना है। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बनाएंगे? जब आपकी सोसाइटी में वाइब्रेंसी होगी, मिडिल क्लास बढ़ेगी, लोगों के पास परचेसिंग पावर होगा। तो अब अगर आपने आज पैसा बना लिया है और आपने कल उसको दुगना करना है, जो कि आपका गोल है एज अ क्रोनी कैपिटलिस्ट और एनी कैपिटलिस्ट फॉर दैट मैटर, तो आप एक पॉलिसी इन्वायरमेंट सोचेंगे जहां आप कहेंगे कि यार, ओकाड़ा के बच्चे के पास भी एजुकेशन होनी चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे के पास भी परचेसिंग पावर होनी चाहिए कि वो कैंडी खरीद सके या वो जूते नए खरीद सके, वगैरह वगैरह। तो आप पॉलिसी मेकर के पास जाएंगे, कहेंगे यार इसको स्कूल अच्छी दे दो, इसकी नशोनुमा अच्छी करो, ये कल आके फैक्ट्री में काम करेगा, हमारे लिए अच्छा होगा, इसको मैनेजमेंट स्किल्स दो, बच्चियों को पढ़ाओ, ग्रोथ रेट थोड़ी कम करो। आप वो दूरंदेशी भी नहीं कर रहे। तो एक तरह से बड़ी हॉलोनेस मुझे नजर आती है पाकिस्तान की इलीट क्लास के अंदर अक्रॉस द बोर्ड। जहां मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है जैगम साहब, वो ये है कि इस वक्त जो इलीट के अंदर डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स अब मुझे बंटवारे की नजर आ रही हैं। और मैं इसको बंटवारा, मुल्क के बंटवारे की बात नहीं कर रहा, इससे पहले कि लोग कुछ और समझने लग जाएं। बंटवारा ये कि रिसोर्सेज का बंटवारा आगे जाके कैसे होगा, अगली जनरेशन के पास कैसे होगा, और बिटवीन द प्रोविंसेस कैसे होगा। और आई वुड लव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो सबसे कंसर्निंग चीज मुझे लगी, और इस पे मैंने जाहिद हुसैन साहब से भी बात की थी, कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 को सेटिंग हो जाती है, या रात देर में सेटिंग हो जाती है, फॉर्म 47 की हुकूमत बन जाती है। लेकिन जो मुझे सबसे कंसर्निंग बात लगी वो ये थी कि हर कोई सूबे को चलाने के लिए तैयार है खुशी से, इस्लामाबाद को कोई चलाने के लिए तैयार नहीं था खुशी से। मियाँ साहब भी खामोश हैं, जरदारी साहब ने कहा मुझे सदर बना दो, बाकी ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब आजकल मार्केट से शॉर्ट हैं, पता नहीं किधर हैं, और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। लेकिन कोई भी खुश नहीं है एक एक रियासत के दारुल हुकूमत को चलाने के लिए। और मुझे वहां कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कि वो सब कहते हैं यार मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ये मुझे सबसे कंसर्निंग कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। जी, इनका यही ख्याल है। अभी तक ये उसी दौर में रह रहे हैं और उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो पेट्रेज की पॉलिटिक्स है। तो सूबों की हुकूमत लेने का मकसद ये है कि बस पेट्रेज पकड़ो और पेट्रेज बांटो और अपना उसमें से हिस्सा निकालो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पेट्रेज का सिस्टम फेल हो रहा है। ये जो हमने अभी इलेक्टेबल्स की बात की कि इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स जो फेल हुई है, कि बिल्कुल ये खंभों को जो वोट पड़े हैं, ये उस इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स और पेट्रेज की पॉलिटिक्स का फेलियर है ना। क्योंकि अवाम जो है वो बड़े मसलों की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। अवाम के जो अपने मसले हैं, अगर आपके पास सूबे की हुकूमत आ गई और आपने थोड़ी थोड़ी चीजें बांट दी, तो क्या इससे ये मसला हल हो जाता है कि एक आदमी का जो बिजली का बिल है वो उसकी तनख्वाह से ज्यादा हो गया है, उसकी मंथली इनकम से ज्यादा हो गया है। जो महंगाई है उसकी वजह से वो अपने बच्चों की फीस देने के काबिल नहीं है, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराने के काबिल नहीं है। तो ये अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है और ये 20वीं सदी की जो पार्टियां हैं, ये अभी तक समझ रही हैं कि बस कुछ पेपर लगा के और कुछ टेपें लगा के और चीजें उधर उधर करके और फौज के पीछे छुप के, इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप के जो है ये गाड़ी छुप छुप करके चलाते रहेंगे। जो इनको समझने की जरूरत है कि अब ये गाड़ी नहीं चल रही। अब इस वक्त जो मसला है
वो किसी वक्त इरप्शन हो सकती है। इस तरीके से यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू पावर। अब आप उस क्रोनी कैपिटलिस्ट सिस्टम को नहीं चला सकते। उजैर, जो आपने पहले बताया, देखिए क्रोनी सेक्टर दूसरे मुल्कों में भी होते हैं। क्रोनी सेक्टर जो है वो बांग्लादेश में भी है, लेकिन वो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो एक्सपोर्ट करता है। वहां पे प्लाट माफियाज नहीं है, शुगर मिलें नहीं है। क्रोनी सेक्टर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी है, जिन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की की है, टाइगर इकोनॉमीज में भी हैं। लेकिन वो क्रोनी सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को कुछ दिया भी है। अगर खुद माल बनाया है स्टेट के साथ ताल्लुक के एक्सपेंस पे, तो उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एक्सपोर्ट्स भी दी हैं, लोगों को रोजगार भी दिया है, लोगों को बहुत कुछ दिया भी है। एक शुगर मिल लोगों को क्या देती है? ज़राअत को बर्बाद करती है, मईशत को बर्बाद करती है, रिसोर्सेज को गलत जगह पे ट्रांसफर करती है, बार बार उसको सब्सिडीज चाहिए होती हैं, टैक्स देने को वो तैयार नहीं होती है। अवाम को एट द एंड ऑफ द डे क्या कर देता है? मुसलसल किसान को एक्सप्लॉइट करती है वो, और किसान से माल लेके उसका जो सरमाया है वो अपनी जेब में असल में डाल रही होती है। तो एक तो हमारे क्रोनी सेक्टर का भी जो फर्क है, अब इस क्रोनी सेक्टर के साथ और इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ, इस तरह की पॉलिटिक्स के साथ तो पाकिस्तान अब चलने से रहा। लेकिन इस अलीट को उस चीज की मुझे लगता है कि रियलाइजेशन नहीं है। इस पे अब मैं एक कॉन्ट्रेरियन व्यू आपको देता हूँ। इमेजिन करें, प्लीज। मैं जो हूँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बैठा हूँ, और ये बात अमूमन मैं सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे, ये हमें लोग भी कहते हैं कि ठीक है, आवाम नाराज है, माहौल एक्सप्लोजन की तरफ जा सकता है। आप सिक्सटीज की बात करते हैं, हुआ था तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। उनको मैं याद दिलाता हूँ कि 71 में मेजोरिटी आपकी जो है वो छोड़ के चली गई, वो बांग्लादेश बन गया। लेकिन चलें, इतना पीछे नहीं जाते हम। वो कहते हैं कि अभी आज पीटीआई ने कॉल दी हड़ताल की, प्रोटेस्ट की, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौन निकला सड़क पे? इलेक्शन हमने चोरी किया, हुकूमत बन गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इमरान खान आज भी जेल में है, कितने लोग बाहर निकले हैं रोज इमरान खान को छुड़ाने के लिए। हम फायरवॉल बना रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को हमने कंट्रोल में किया हुआ है। कोई इधर उधर होता है तो कल एचआरसीपी के चेयरमैन को उठा लिया कराची से, क्या हो गया? किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम करते रहेंगे इस तरह, और इवेंचुअली जो आईएमएफ की डील हो गई है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, ये सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मईशत ग्रोथ करेगी। चाइना से हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब 5-10 अरब डॉलर और दे देगा। आप बस जो है इंतज़ार कीजिए। और उस वक्त तक जो है पाकिस्तानी अवाम में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो सड़क पे निकल के हमें चैलेंज करे, जैसे इस वक्त आप बांग्लादेश में देख रहे हैं या कुछ हफ्तों पहले हमने केन्या में देखा। तो आप जो ये जैगम साहब बात कर रहे हैं क्राइसिस की, और ये सिस्टम चल नहीं सकता, आप गलत हैं। और अगर हम गलत होते तो आज जो है पाकिस्तान में कर्फ्यू लग रहे होते, और जो है वो टीयर गैस के शेल चल रहे होते वगैरह वगैरह। इस व्यू को आप कैसे, मतलब ये मैं बड़ा अमूमन सुनता हूँ, तो इसका नहीं नहीं, बिल्कुल रिबटल ठीक क्या है। है? देखिए, एक सिनेरियो है ना, कोई नजूमी तो मैं भी नहीं हूं। बात तो रिस्क की है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वाकई हो जाएगा। हो सकता है उनका सिनेरियो, जरा उनका सिनेरियो ही ले लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं कि रिप्रेशन के जरिए से वो कंट्रोल को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं और ये मिल्क इस तरीके से चलता रहता है। दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। जो मैं कह रहा हूं वो वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है। इरप्शन इज नॉट द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ये मुल्क इसी तरीके से चलता रहे। लुक एट द ट्रेजेक्ट्री। आप तो इस शो में बताते रहते हैं, आपके शो में जो इकोनॉमिस्ट आते हैं वो बताते रहते हैं, असल चीज तो ट्रेजेक्ट्री है ना, कि दुनिया किधर को जा रही है, पाकिस्तान किधर को जा रहा है, इकोनॉमी किधर को जा रही है। जो रोजी पिक्चर्स ये बता दे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, क्या वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज किए बगैर, बेसिक रिफॉर्म्स के बगैर हो सकता है? क्या दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट समझता है कि जो कुछ ये चाहते हैं कि मामला चलता रहे और पाकिस्तान ठीक हो जाए? इससे पहले जब सीपेक आया था, तब भी तो पाकिस्तान माला माल होने लगा था ना। अगर सीपेक के जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उनसे पाकिस्तान माला माल नहीं हुआ, तो आईएमएफ के 8 बिलियन डॉलर से पाकिस्तान कैसे माला माल हो जाएगा? आईएमएफ का प्रोग्राम तो आपको
मुकम्मल तौर पर एक बचाता है ना दिवालिया होने से, वो आपको माशी तरक्की तो नहीं देता ना, वो तो आपको रिफॉर्म्स के जरिए से देनी है। तो अगर ये मुल्क इस तरह चलता रहता है तो 10 साल बाद कहाँ होगा, 15 साल बाद कहाँ होगा, और क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो जाएंगे? क्या आजकल की जिस तरह की मॉडर्न आर्मीज की जरूरतें हैं, क्या पाकिस्तान आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको पूरा करने के काबिल होगा? जो लेजिटिमेट नीड है, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड ए मॉडर्न आर्मी। क्या मॉडर्न आर्मी को सस्टेन करने के काबिल होगा? क्या जिस तरह की तनख्वाहें और जिस तरह के मजे हमारी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ले रही है, उसको लेने के काबिल होगा? क्या इन क्रोनी सेक्टर्स के जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस चलेगा? आपको पता है डीएचए के प्लाट तो इस वक्त भी आधी कीमत पर जा चुके हैं। साल 2 साल पहले जो कीमत थी, आज आप जाके देखिए बहावलपुर डीएचए को, मुल्तान डीएचए को, बाकी डीएचए को आधा 50% पे जा चुके हैं। तो 10 साल बाद क्या होगा? ये एलीट खुद किधर से कमाएगी? क्या कर रही होगी? भाग जाएंगे बाहर जितना पैसा मिला है उसके साथ लेकर। मईशत का क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा? पाकिस्तान का क्या होगा? क्या सिर्फ थिंग्स एज यूजुअल रिप्रेस करके मामले को आगे चला लेना, क्या ये सोल्यूशन है? अगर वो इसको एक बेस्ट केस सिनेरियो समझते हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो खतरे की बात कोई नहीं हो सकती। आई फुली एग्री। इनफैक्ट जहाँ दुनिया जा रही है, जिस तेज़ी से जा रही है, जहाँ क्राइसिस है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आप रिफॉर्म करें तो आप 21वीं सदी की पॉलिटिकल इकॉनमी बड़ी तेज़ी से बना सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट बिल्कुल। अब आज के दौर का ये है, आप बड़ी तेज़ी से चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और डिलीवर कर सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं पाकिस्तान के शहरियों को। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान का शहरी जो पढ़ा लिखा है वो तो पूरी की पूरी कोशिश में है कि किसी तरह इमिग्रेशन हो जाए। और जो बेचारा नहीं कर सकता, वो हमने देख लिया पिछले कुछ महीनों की खबरों में कि वो डंकी लगा के जाते हैं और उनमें से काफ़ी बेचारे जो हैं वो मारे जाते हैं, क्योंकि कश्ती जो है वो डूब जाती है। तो ये सोचने की बात है। आखिरी सवाल जैगम साहब, आपने कहा कि ये सियासी इशू है और इस सियासी इशू को सियासी तौर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, रिप्रेशन के थ्रू नहीं हो सकता। शाहिद खान अब्बासी साहब काफ़ी टाइम से ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी पार्टी भी अब बना ली और ये बात अभी भी वो उठाते रहते हैं। मैं एक तरह से इत्तेफाक करता हूँ, एक तरह से पाकिस्तान को ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बट दैट्स नॉट द एंड ऑल बी ऑल। आपके नज़दीक क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम जुलाई के एंड में बैठे हैं, लेट्स से आखिरी अगले 6 महीने के अंदर, इस साल के आखिरी 6 महीने के अंदर, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको जो आपका लेवल ऑफ कंसर्न है उसे कम करेंगी, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लेवल ऑफ कंसर्न को बढ़ाएंगी आने वाले 6 माह के अंदर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इनफैक्ट मैं वही समझता हूँ जो हम सभी समझते हैं, हमारा इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। और उसी के लिए जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जो एक बड़ी टर्म, जो अम्ब्रेला टर्म यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नए सोशल कंट्रैक्ट की। कि ये तय किया जाए कि अब पाकिस्तान की सियासत को, उसके सेंटर पे भी अवाम होंगे, और उससे भी ज्यादा अहम कि पाकिस्तान की मईशत के सेंटर पे अवाम होंगे। पाकिस्तान को अवाम के लिए चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है उसके इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी हमने बात की जियाद और के सोशल कंट्रैक्ट की, जिसमें 20% ऑफ पाकिस्तान, उसके इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश की गई, और जो थोड़ा ट्रिकल डाउन था वो नीचे 10-20% को मिलता रहा, और 50% तो बिल्कुल उस हालत में चले गए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आज आज आप बम मार दें और या वो गायब हो जाएं, कुछ जिन उन्हें उठा कर ले जाए, तो शायद पाकिस्तान को फर्क भी ना पड़े और सुख का सांस सब कुछ लें कि ये लोग तो चले गए। तो मेरे ख्याल में अहम तरीन बात यह है कि क्या इकानमी में अवाम को, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को, 50% को, 60% को, 70% को, उनको फोकस किया जा रहा है? क्या आपकी इकानमी पार्टिसिपेटरी है? और क्या पॉलिटिक्स में खुद पॉलिटिकल पार्टीज एक पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की तरफ जाने को तैयार हैं? हमारी डेमोक्रेसी जो है वो पार्टिसिपेटरी हो रही है?
पॉलिटिकल पार्टीज भी लोगों को सुन रहे हैं, अपनी पार्टीज को डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। यानी अगर अवाम मुक्तदर हो रहे हैं, अवाम माशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं, ऐसा रास्ता आपको नजर आता है कि अब रिफॉर्म्स अवाम को मुक्तदर भी करेंगे और अवाम को खुशहाल भी करेंगे, तो फिर मुझे कोई शक नहीं है, जैसे आपने बात की, देर इज एवरी होप। अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो इन मसलों को हल करना कोई इतनी बड़ी बिग डील भी नहीं है। पाकिस्तान इन मसाइल से कम वक्त में, थोड़े वक्त में निकल भी सकता है और अपना किबला सीधा करके ठीक डायरेक्शन में जाके कैचअप भी कर सकता है दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनको पीछे भी छोड़ सकता है। पाकिस्तानी लोगों में भी वो सलाहियत मौजूद है और हमारी जमीन में भी वो सलाहियत और वसाइल मौजूद हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आपको वो डायरेक्शन चेंज होती नजर आती है तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, देर इज होप। सबसे बड़ी खतरे की घंटी क्या बच सकती है इस वक्त पाकिस्तान में आपके नजदीक? सबसे बड़ी खतरे की घंटी मेरे लिए वही है कि ये मुल्क इसी तरह चलता रहे जिस तरह इस वक्त चल रहा है। और दूसरे नंबर पे खतरे की घंटी ये है कि पाकिस्तान इरप्ट कर जाए, बांग्लादेश की तरह इरप्ट कर जाए। बांग्लादेश की एग्जांपल पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत रेलिवेंट नहीं है कि बांग्लादेश एक एथनिक ग्रुप का मुल्क है। पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है। पाकिस्तान की इरप्शन जो है वो एक लिहाज से ज्यादा खतरनाक है। आखिरी सवाल, आपके पीछे किताबें भी हैं। हर गेस्ट से मैं पूछता हूँ, 2 या 3 किताबें रेकमेंड करें प्लीज। चलिए जी, मैं आपको एक तो यह पसंदीदा किताबें बता देता हूँ। रेकमेंड तो मैं क्या करूंगा, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। अ, जब मैं पढ़ना सीखा था तो उस वक्त एक किताब बच्चों की मेरे हाथ लगी थी, वो मुझे दोबारा नहीं मिली, लेकिन अभी तक उसने जो मेरे जहन पे असर छोड़ा था वो है, उस किताब का नाम था पोती। वो हिंदू मिथोलॉजी की किताब थी। उसके बाद जब थोड़ा सा पढ़ाई में मैं आगे गया तो हमारे गांव में वो किताबें बेचने वाले आते थे, वो बाजार में जमीन पे कपड़ा बिछा के और किताबें रखा करते थे। तो उस वक्त वहां से मैंने एक किताब खरीदी थी, अल्फ लैला, बिग बुक। तो वो जो मेरी इमेजिनेशन थी चाइल्ड की, उसने बहुत असर डाला। तो पेरेंट्स के लिए मेरी अगर रिकमेंडेशन की तरफ जाएं तो ऐसी ऐसी मिथोलॉजी की और ऐसी किताबें जो बच्चों की इमेजिनेशन को अनलीश करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इन माय एडल्ट लाइफ मैं समझता हूँ एक किताब जिसने मुझ पर बहुत बहुत ज्यादा असर डाला है, वो है मौलाना रूम की मसनवी। और मैं समझता हूँ शायद उस मसनवी को पहले मैंने तर्जमे में पढ़ा, तो उसकी वजह से ही मैंने फारसी सीखने की कोशिश की और पर्शियन क्लासिकल पोइट्री जो है उससे मेरी मोहब्बत को आगाज हुआ। तो ये ऐसी किताब है जो आपको बदल के रख देती है, उसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद पीछे पीछे उसके मौलाना की जो गजलियात हैं, तो दोज हु कैन रीड द यू सी रियल रूमी, रियल रूमी बहुत मुख्तलिफ है इन अंग्रेजी ट्रांसलेशन वाले रूमी से, बहुत एनरिचिंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो थर्ड नंबर पे मैं आपको एक मॉडर्न किताब का बताऊंगा जो अभी मतलब हालिया वक्त में जो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो है डॉक्टर वसीम साहब की पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। जो डॉक्टर साहब का मैग्नम ओपस है, मेरी राय में पाकिस्तान के वो बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। और ये किताब जो है अभी तक उनके काम का, उनकी जिंदगी का हासिल है। इट्स अ बिग बुक बट लवली बुक, जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिक्स को समझने में बहुत मदद करती है। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशंस। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, आपने अलिफ लैला और मिथोलॉजी की किताबों का कहा कि बिलखुसूस बच्चों के लिए, तो मेरे जो कंपनी के सीईओ हैं वो हमें अमूमन याद दिलाते हैं कि कभी कभार अपने अंदर के बच्चे को जागने के लिए बच्चों की किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो अडल्ट्स के लिए भी मैं कहूँगा बड़ी ज़रूरी होती हैं, कि हम भूल जाते हैं बड़े होके कि इमेजिनेशन क्या है और क्या वो दुनिया है जो शायद हम बचपन में बड़ी पसंद करते थे लेकिन अब भूल चुके हैं। तो आई विल चेक इट आउट एज एन अडल्ट एज वेल। मैं ये कहना चाहता था। बट थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला फॉर योर एनालिसिस एंड द इंसाइट्स, वेरी यूजफुल। एंड एज आई सेड कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि असल क्राइसिस जो है वो ये है कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। इसको चेंज होने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच जैगम साहब। बहुत शुक्रिया अजहर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली।